हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाब और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कितने दिन के अंदर देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 80 दिन। सही जवाब ऑप्शन सी 90 डेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अल्पसंख्यक कमेटी होती है, जो आयोग होता है, उसको इस बात के लिए बताया है कि 90 दिन के अंदर आप जो अल्पसंख्यक, जिसको अभी तक कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी होती क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये आप हमें 90 दिन में बताइए कि इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, किस के तहत इसको सेग्रीगेट किया जाएगा या कैटेगराइज किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय क्यों दिया, देखिए बताता हूँ मैं। एक जनहित याचिका दायर हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उन्होंने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त किया कि जो राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान का दिशा निर्देश आप तय करें, ताकि सरकार को आसानी हो ये बताने में कि आपके देश में कौन कौन माइनॉरिटी हैं, यानी कि अल्पसंख्यक है, ताकि उनके लिए जो लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है वो सीधे सीधे उन तक पहुंच जाए। साथ ही उसमें ये मांग की गई कि जो अल्पसंख्यक आयोग का जो अधिनियम है, जिसके तहत ये माइनॉरिटी कमीशन बनाई गई है, उसका धारा 2C को रद्द किया जाए, क्योंकि यह धारा मनमानी और तार्किक है और जो कि अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है। समझिए बात को। ये कहता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, इन तीनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जो धारा 2C है वो इसके खिलाफ जाती है। कैसे जाती है बताता हूँ। ये जो सेक्शन 2C ऑफ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, ये बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस को या किस कम्युनिटी को, किस एक पर्टिकुलर रिलीजियस या कल्चरल एक ग्रुप को वो माइनॉरिटी का स्टेटस दे दी। तो ये बताती है, ये जो इक्वालिटी है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, इस सब के खिलाफ ये जाती है। कैसे, देखिए, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वहीं आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ओनली ऑन रिलीजियस, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और वहीं आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सभी को मिलनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो ये किसी भी स्टेट को या सेंटर को हम ये डायरेक्ट हक कैसे दे दें कि वो किसी को भी माइनॉरिटी बना दे। और इसी पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इनसे जवाब तलब मांगा है। बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल की ओर। दरवाजा बंद कैंपेन स्लोगन किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत। दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत। अब देखिए, स्वच्छ भारत के तहत आपको पता है कि किस तरह से भारत में एक रिकॉर्ड लेवल पे टॉयलेट का निर्माण हो रहा है। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कितने लाखों विलेजेस हैं इंडिया में जिन्होंने अपने आप को ODF फ्री यानी ओपन डेफिकेशन फ्री किया है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने अपने आप को ODF फ्री किया है, जिनमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कुल मिला के तकरीबन 11 स्टेट और UT हैं जिन्होंने अपने आप को ODF बना दिया है। अब समझिए कि ये दरवाजा बंद कैंपेन, ये स्लोगन है क्या। ये जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक नेशन वाइड दरवाजा बंद कैंपेन शुरू किया था। किस लिए? ताकि ये टॉयलेट यूज का प्रमोशन हो सके और जो ओपन डिफेकेशन है उससे सारे गांव या शहर उससे फ्री हो सके।
इसको जो लॉन्च किया गया था वो महाराष्ट्र में किया गया था और जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन। ये आप लोगों को याद रखना है, दरवाजा बंद कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। और इसी का पार्ट 2 अभी हाल ही में शुरू किया गया है, जिसके ऐड आप सब लोगों ने टीवी पे देखना शुरू भी कर दिया होगा। ये जो कैंपेन है इसे वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सपोर्ट किया गया कैंपेन है और इसी के तहत, और ये स्वच्छ भारत के तहत चलाया जा रहा है। अगर स्वच्छ भारत अभियान की हम लोग बात करें तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2014 को। आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जो सबसे बड़ा कोई कैंपेन शुरू किया था तो वो 2 अक्टूबर को ही गांधी जी के जन्म दिवस पे 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया था। बढ़ेंगे आज के तीसरे सवाल पे। अफ्रीकी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने पदभार संभाला है? ऑप्शन है जाम्बिया, मिस्र, इथोपिया, घाना। सही जवाब मिस्र, इसे इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी ने ये जो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन, जिसे एयू कहते हैं, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैनशिप का पद जो है उन्होंने संभाला है और ये इस पद पर 1 साल के लिए बने रहेंगे। यानी चेयरमैनशिप का जो पद होता है वो 1 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर किसी और कंट्री को दिया जाएगा। बात करेंगे एयू की। क्या है एयू? ये अफ्रीका का जो एक महाद्वीप है उसमें 55 देशों के सपोर्ट से ये एयू बना है, अफ्रीकन यूनियन बना है, यानी इसका जो मेंबर है वो 55 देश है। इसकी जो स्थापना है वो 26 मई 2001 को अदीस अबाबा इथोपिया में हुई थी और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका से इसे लॉन्च किया गया था। अगर एयू के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये अदीस अबाबा में है और इसका जो पॉलिटिकल सेंटर है वो साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो अभी जैसे कि ये बात हो रही है कि जो एयू की, तो एयू काम क्या करता है? देखिए, ये अपने जो अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, किस तरह से वर्ल्ड का जो एक प्लेटफॉर्म होगा, यूएन होगा या किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ से कैसे अफ्रीका की बात को वहाँ तक पहुँचाएं, कैसे ये लोग अपने जो संसाधन है उसका सही से उपयोग करें, इन सारी बातों को वो लोग बैठ के अपने में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद उनके नतीजों पे वो लोग पहुँचते हैं कि आगे का हमारा रुख क्या होगा। और अभी ये कहा जा रहा है कि 2020 के लिए अभी से साउथ अफ्रीका ने इसके चेयरमैनशिप की दावेदारी शुरू करनी वहाँ पे देनी शुरू कर दी है। आज का अगला सवाल, चिनूक हेलीकॉप्टरों का पहला खेप हाल ही में भारत पहुंचा, यह किस देश से मंगाया गया है? ऑप्शन है रूस, जापान, यूएस, चीन। सही जवाब यूएसए, ऑप्शन सी। अमेरिका से ये चिनूक हेलीकॉप्टर का जो पहला खेप है कितना टोटल आएगा? इन्होंने जो भारत और अमेरिका ने साइन किया है टोटल 15 चिनूक किया, जिसमें से 4 का पहला खेप अभी हाल ही में गुजरात के मुद्रा पोर्ट पे पहुंचा है। ये जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और अमेरिका के बीच वो 2015 में हुआ था और फिर ये 15 चिनूक का हुआ था और इसमें प्लस 6 अगर करेंगे ये 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का हुआ था 2017 में। ये एक बहुत ही बड़ा रक्षा सौदा था। अगर आप करंट अफेयर उस समय से देखते आ रहे हैं तो डिफेंस डील बहुत सालों बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील की थी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और वो थी अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया था उस समय। अगर आप चिनूक के बारे में बात करना चाहेंगे तो मैं बात बता दूं कि ये दुनिया का सबसे भारी लिफ्ट चॉपर है, यानी इसमें 9.6 तो लगभग 10 टन तक का कार्गो ले जाया जा सकता है। समझिए 10 टन तक का सामान ये हेलीकॉप्टर उठा के कहीं भी ले जा सकता है। इसमें भारी मशीनरी होगी, आर्टिलरी, बंदूक होते हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले लाइट आर्म्ड व्हीकल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। भारत को क्या ज़रूरत है? देखिए, भारत के बहुत सारे ऐसे रिमोट जो है डिफेंस कॉरिडोर हैं या कुछ ऐसे स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, या अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें या किसी भी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट व्हीकल या ऐसे पहुँचना मुश्किल हो जाता है, या वहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट काम को शुरू करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सामान सही से नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा सामान का बोझ कोई गाड़ियाँ 1-2 गाड़ियों से नहीं हो पाती है। इसी के लिए ये जो बॉर्डर डेवलपमेंट जो फोर्स है हमारे, उन्होंने बहुत दिनों से डिफेंस मिनिस्ट्री से बताया था कि आप कोई ऐसा जो कि भारी लिफ्ट चॉपर वाला हेलीकॉप्टर वो हमें खरीद के दीजिए, और उसी के लिए इन्होंने जो है चिनूक हेलीकॉप्टर को वहाँ से मंगवाया था और पहला खेप पहुँच गया। अब यहाँ पे क्या होगा उन सब एरियाज़ में, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं अब ये सीधे सीधे वहाँ तक पहुँचा देगा, जिससे कि आर्मी को और वो जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी आसानी हो। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे।
2019 बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? ऑप्शन है द फेवरेट, ब्लैक कैलिसमैन, ग्रीन बुक, स्टार इज बॉर्न। सही जवाब द फेवरेट। द फेवरेट को टोटल 12 जो कैटेगरी है उसके लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन बाफ्टा का जो 2019 हुआ था उसमें उन्हें 7 अवार्ड मिले हैं और इन 7 अवार्ड्स में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जिसे कि ओलिविया कॉलमैन को मिला है और रेचल विस्क को सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त इसे बेहतरीन ब्रिटिश फिल्म का भी बाफ्टा अवार्ड मिला। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। डायरेक्टर कौन है? योर्गोस लैंथिमोस। वहीं बाफ्टा में रोमा को आपको याद होगा, इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी और भी बहुत सारे अवार्ड्स में इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला और ए स्टार इज बॉर्न के लिए लेडी गागा को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको याद रखिए। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। ऑन लीडर्स एंड आइकॉन्स फ्रॉम जिन्ना टू मोदी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं कपिल सिब्बल, शशि थरूर, कुलदीप नायर, मृणाल पांडे। सही जवाब कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर की ये अंतिम बुक है। उनका स्वर्गवास हो चुका है और उन्होंने मरने से पहले इस बुक को लिखा था, लेकिन इसका जो है लॉन्च नहीं कर पाए थे, वो इसको रिलीज नहीं कर पाए थे। अब जाके ये बुक रिलीज हुई और इसको रिलीज में बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने इस बुक में एक पूरा एक हिस्टोरिकल अपने एज ए मीडिया मैन, एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने क्या देखा फ्रॉम जिन्ना टू मोदी, उसके बारे में बहुत ही अच्छा संकलन इन्होंने लिखा है इस बुक में। आप सब अगर पॉलिटिक्स या जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं तो जरूर इस बुक को पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, एक नया पर्सपेक्टिव आपको देगा। और बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। हाल में कैनरा बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है अरुण पुरी, मणि मेखलैये, राणा कपूर, पी सुंदरमणि। सही जवाब ऑप्शन बी मणि मेखलैये। मणि मेखलैये को अभी कार्यकारी निदेशक पद पे नियुक्त किया गया है। ये जो एमडी और सीईओ का जो पद था ये लगभग पिछले 1 साल से खाली था कैनरा बैंक में। अब जाके इन्हें इस पद के लिए सिर्फ एमडी यानी कार्यकारी निदेशक ही होंगे, सीईओ अभी इन्हें नियुक्त नहीं किया गया है। ये वर्तमान में विजया बैंक के महाप्रबंधक थे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। ऐसा जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है जो कि इनकी नियुक्ति करती है, उन्होंने अपने सूचना में ये सारी बातें हमें बताई है। बढ़ेंगे आज के अंतिम और 8वें सवाल की ओर। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ ने कितने रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शन है 91,542 करोड़ रुपए, 88,752 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए। सही जवाब ऑप्शन ए 91,542 करोड़ रुपए का इन्होंने इस बार 2019-20 का जो है उन्होंने अपना बजट पेश किया और इतने रुपए का जो है टोटल बजट इन्होंने बताया है, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 21,597 रुपये का जो है इन्होंने बजट साइड में रखा है। अगर आप सब लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ध्यान और सतर्कता से सुनिए। उन्होंने वहाँ बिजली का बिल आधा करने का ऐलान किया है कि 400 यूनिट तक के बिजली का बिल जो है आधा हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसानों को बहुत राहत मिलेगी अपने खेतों को सिंचाई वगैरह करने के लिए। वहीं गरीबी रेखा यानी बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो चावल देने की भी उन्होंने घोषणा की है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की, तो इसमें जो अभी तक 15,000 रुपये मिल रहे थे शादी के समय, उसे उन्होंने बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए। इसके बारे में मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, जो यूपी की बजट की मैंने जब बात की थी, तो वहाँ पे भी कन्यादान के लिए उन्होंने कितना बढ़ाया, उनका पहले था 35,000, उससे बढ़ाकर 51,000 किया था। तो ये सारे फैक्ट्स को रिलेट करते हैं, आपको याद रखने हैं। वहीं दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये का जो है उन्होंने बताया कि हम अनुदान देंगे। तो ये था सवाल और जवाब आज के इस Q&A वीडियो का। बढ़ेंगे आज के अगले सेगमेंट में, जहां मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, देखें जवाब क्या है उसका। हाल ही में किस राज्य ने जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर लॉन्च किया? दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन ए। अब दिल्ली ने क्या किया है कि ये बुराड़ी से भलसवा के बीच एक जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर किया है। ये क्या है, देखिए अभी आए दिन क्या हो रहा है कि ये जो एक बड़ा कॉरिडोर बना है बुराड़ी भलसवा के बीच, काफ़ी एक्सीडेंट लगातार होते आए हैं,
इन्हीं को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसके बीच ये 0 फैटेलिटी कॉरिडोर स्थापना की, ताकि वहाँ पे जो फैटेलिटी हो, जो एक्सीडेंट हो, बिल्कुल ही 0 हो जाए। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये बाकी जगहों पे भी दिल्ली गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। संसद के सेंट्रल हॉल में हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र का अनावरण राष्ट्रपति ने किया? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, एस.डी. देवगौड़ा। सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। साथ ही अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, ये हमें बहुत इंकरेज करते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इसमें क्या सजेशन हो सकते हैं, सारी बातें आप हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये बार बार मैं कहता हूँ ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। और देखते रहें जागरणजोश.com को।